हेलो एवरीवन, नमस्कार। विद्याधन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं रेलवे शिक्षक भर्ती 2025 पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी प्रोफेशनल एबिलिटी के प्रैक्टिस सेट नंबर 29 के बारे में। आपको अच्छे से पता है, कम से कम हम इस प्रैक्टिस सेट में जो भी आपको उपलब्ध करा रहे हैं 20 क्वेश्चंस होते हैं और डिटेल्ड क्वेश्चन होते हैं और सिस्टमैटिक होते हैं। इंपॉर्टेंट हैं सारे क्वेश्चंस। जिन लोगों ने अभी तक इन क्वेश्चंस को नहीं नोट्स बनाए, इनके नोट्स बना लीजिए और याद रखिएगा, ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है ना, इनको बनाने में बहुत मेहनत लगती है। एक शिक्षक आपको जो देने के लिए ऑनलाइन माध्यम से देने के लिए खासकर बहुत मेहनत करता है। पहले क्वेश्चन को छाँटता है, फिर इसके बाद उनको जो है टाइप करता है, टाइप करवाता है, फिर उसको रिकॉर्ड करता है, फिर आप तक पहुँचाता है एक अच्छे इंटरनेट सोर्स के माध्यम से। आपको आपका कर्तव्य बन जाता है कि उनको अच्छे से पढ़ें और इसके बाद उसके नोट्स बनाएँ और आवश्यकता पड़ने पर अपने टीचर से संपर्क करें। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 29। डिस्कस करते हैं प्रोफेशनल एबिलिटी का ये 50 नंबर वाली क्लास, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि वह शब्द कौन-सा है जो उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समाज के मानदंडों और मूल्यों को आत्मसात करता है। ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है, इसमें हम समाजीकरण को टिक करेंगे। ठीक है? इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं लास्ट प्रैक्टिस सेट में, इसलिए इस पे हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संदर्भ में सामाजिक बहिष्कार, जिसे हम क्या कहते हैं, सोशल एक्सक्लूजन की अवधारणा मुख्य रूप से किससे संदर्भित करती है? सोशल, यहाँ पर जो बात हो रही है, सोशल एक्सक्लूजन की बात हो रही है ना? याद रखिएगा, सोशल एक्सक्लूजन की बात जो हो रही है, उसमें ये समझना बेहद ज़रूरी है कि सोशल एक्सक्लूजन है क्या? कि समाज की जो गतिविधियों में किसी व्यक्ति को भाग ना लेने देना, उसको बहिष्कृत कर देना, ये सामाजिक बहिष्कार कहलाता है। अगर कोई व्यक्ति सामाजिक मूल्यों को नहीं मानता, सामाजिक मूल्यों को सही तरीके से फ़ॉलो नहीं करता है, तो समाज क्या करता है? उसको समाज से अलग कर देता है, उसका बहिष्कार कर देता है। उसको उसका देश निकाला, आपने सुना होगा, देश निकाला का नाम सुना होगा। जिला दर-बदर का नाम सुना होगा कि भाई वर्तमान समय में जो यही एक तरीके से क्या कहलाता है? यही एक तरीके से सामाजिक बहिष्कार कहलाता है। सामाजिक बहिष्कार के बारे में मैंने आपको बताया ना, कि सामाजिक बहिष्कार वह है, जिसमें हम किसी व्यक्ति को जो सामाजिक नियमों को नहीं मानता, जो सामाजिक नियमों को नहीं मानता, उसका हम क्या कर देते हैं? बहिष्कार कर देते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे जो है ध्यान देने वाली बात है कि इसके जो है क्या-क्या आंसर होंगे। आंसर्स को देख के, समझ के हमें आगे बढ़ना है। आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, राजनीतिक गतिविधियों से बहिष्कार, जिसमें आपके पास ऑप्शन दिया गया है, राजनीतिक गतिविधियों से बहिष्कार, व्यक्तिगत पसंद के आधार पर सामाजिक समूहों से बहिष्कार, या सामाजिक अभाव के कारण अवसर और संसाधनों तक पहुँच से वंचित, या समाज से स्वेच्छा से पीछे हटना। ये जो है आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सामाजिक अभाव के कारण अवसर और संसाधनों तक पहुँच से वंचित किया जाना। उसे जो चीज़ें मिलनी चाहिए, वो समाज उसको नहीं उपलब्ध कराएगा। जैसे कि अधिकतर समय तक महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जाती थी, तो वंचित वर्ग में आते थे वो। इसीलिए आपने देखा होगा सोशली, इकोनॉमिकली जो सेक्शन है बनाया जाता है, वीकर सेक्शन बनाया जाता है, वो क्यों बनाया जाता है? इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि वो बहुत लंबे समय तक वंचित वर्ग में रखे गए उनको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मध्याह्न भोजन योजना, जिसे हम मिड डे मील कहते हैं, मुख्य रूप से किस उद्देश्य से शुरू की गई? द मिड डे मील स्कीम इज इंडिया वाज प्राइमरली लॉन्च टू, किस लिए लाई गई? और प्राथमिक रूप से उसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा है? ये आपसे पूछा जा रहा है। स्कूली बच्चों में उपस्थिति और पोषण में सुधार, महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना, या कृषि विकास को बढ़ावा देना, या शिक्षा की लागत कम करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। मुख्य कारण था कि बच्चे विद्यालय तक आएँ, जिससे कि जो अटेंडेंस है उसमें इम्प्रूवमेंट हो, और जब बच्चा यहाँ आएगा तो उसको हम पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराएँगे। ये उसका दूसरा उद्देश्य था। प्राथमिक उद्देश्य यह था कि बच्चा कम से कम विद्यालय तक पहुँचे। विद्यालय तक पहुँचेगा तो हम उसको
एक लालच के रूप में कि कम से कम अच्छा भोजन मिलेगा उसको, और जो अच्छा भोजन होगा वो न्यूट्रिशन युक्त होगा, पोषण युक्त होगा, जो कि उसके स्वास्थ्य में सुधार भी करेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। कौन-सा सामाजिक परिप्रेक्ष्य कौन-सा सामाजिक परिप्रेक्ष्य शिक्षा प्रणाली के भीतर शक्ति असंतुलन और संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा पर केंद्रित है? ये आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं: प्रकार्यवाद, प्रतीकात्मक, अंतःक्रियावाद, संघर्षवाद और संरचनावाद। ये जो बात आ रही है यहाँ पे, शक्ति असंतुलन की बात, ये बात कही जाती है आपके संघर्ष सिद्धांत, जिसे हम कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी कहते हैं। इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पर ये आप ध्यान रखिएगा, शक्ति असंतुलन जैसी जो भी चीज़ें हैं या संसाधनों का असंतुलन जैसी बात जब भी आती है, तो वहाँ पर आप टिक कर दीजिए संघर्ष सिद्धांत, जिसे हम कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। शिक्षा में सांस्कृतिक पूंजी, कल्चरल कैपिटल की अवधारणा किसे संदर्भित करती है? सांस्कृतिक गतिविधियों में वित्तीय निवेश को, गैर वित्तीय संपत्ति जिसमें शिक्षा, बुद्धि, बोलने की शैली जो सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा देती है, या सांस्कृतिक संस्थाओं का भौतिक बुनियादी ढांचा, या किसी समाज की ऐतिहासिक कलाकृतियाँ। ये आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और आपको बताना है कि कल्चरल कैपिटल किससे संबंधित है। और कल्चरल कैपिटल के बारे में अगर आपने सही आंसर दे दिया, तो आप समझ जाएँगे ये जो सांस्कृतिक पूँजी है वो क्या है। इसका जो राइट आंसर है, वो है आपका गैर वित्तीय संपदा, जिसमें हम पैसे को इंक्लूड नहीं करते, घर, मकान, पैसा, ज़मीन, जायदाद को स इंक्लूड नहीं करते। जिसमें क्या-क्या इंक्लूड होता है? आपकी शिक्षा, आपकी बुद्धि, आपकी बोलने की क्षमता और बोलने की शैली, कि आप किस स्टाइल से बोलते हैं। जैसे कि बहुत लोगों को जो हमारे साथ जुड़े होते हैं बच्चे, हमारे विद्यार्थी, वे सभी जानते हैं कि हम हमारा जो पैटर्न है वही है शुरू से पिछले 10 सालों से। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि हमारे पास अगर आप बहुत ज़्यादा लोग जुड़ गए हैं तो हमारे पास वो बदलाव आ जाएगा। हाँ, टीचिंग स्किल्स में हमें हमेशा इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए, पर नेचर में वो बदलाव नहीं होना चाहिए कि थोड़ी-सी एक गैर अगर हमें वित्तीय संपदा बढ़ जाए, तो हम जो है इन चीज़ों को भूल जाएँ। है ना? ये बात ध्यान रखने वाली है कि इसमें क्या-क्या आता है? शिक्षा, बुद्धि और बोलने की क्षमता, एजुकेशन, इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी है वो, और आपकी स्टाइल ऑफ स्पीच इंक्लूड की जाती है सांस्कृतिक कैपिटल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बिना बोझ की शिक्षा। बिना बोझ के शिक्षा 1993 जो रिपोर्ट जिसे यशपाल कमिटी रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या था? लर्निंग विदाउट बर्डन। यशपाल जो महोदय थे, इनका मानना था कि बच्चे को ऐसी शिक्षा दी जाए जो बिना बोझ की हो। ऐसा नहीं है कि बच्चा जो है 5-5 किलो का पहली क्लास में पढ़ता है, 5 किलो का उसका थैला है, पता चल रहा है उसकी कमर झुक गई। ये चीज़ कम करने के लिए उन्होंने लर्निंग विदाउट बर्डन एक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 1993 में। उसका उद्देश्य क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। छात्रों पर एकेडमिक बोझ को कम करना, स्कूलों के घंटों की संख्या बढ़ाना, अधिक प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं की शुरुआत करना, स्कूलों में विदेशी भाषाओं को बढ़ावा देना। ये आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको समझ के बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है, क्योंकि इसके पहले मैंने डिस्कशन कर लिया है कि जो इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी, उसमें का मेन थीम क्या थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रिड्यूसिंग द एकेडमिक वर्कलोड ऑन स्टूडेंट। मतलब उनके बैग के वेट को कम कर दो। अगर आज उसको हिंदी पढ़नी है तो हिंदी की ही बुक मँगाओ उससे। अगर उसको आज साइंस पढ़नी है तो साइंस की ही बुक मँगाओ। ये नहीं कि जितने सब्जेक्ट हैं 8-10 वो सारे सब्जेक्ट की बुक मँगवा ली, वही सबकी कॉपियाँ मँगवा लीं, एक्स्ट्रा कॉपीज़ भी हैं, उसका टिफ़िन भी है, बॉटल भी है, तो पूरा झुक गया वो। ये मत करो उसके साथ, क्योंकि वो एक मशीन नहीं है, एक इंसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय समाज के संदर्भ में आधुनिकीकरण की एक प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? आधुनिकीकरण की बात पूछी जा रही है, भारतीय समाज के संदर्भ में पूछी जा रही है। आप समझ के आप आंसर करिए। ऑप्शन आपके सामने है, पारंपरिक मूल्यों और रीति रिवाजों पर जोर, कृषि से औद्योगिक अर्थव्यवस्था में बदलाव, वैज्ञानिक तकनीक उन्नति में गिरावट, बढ़ा हुआ सामाजिक स्तरीकरण। ये आपसे पूछा जा रहा है, आधुनिकीकरण का मुख्य उद्देश्य या प्रमुख विशेषता क्या है? इसका जो राइट आंसर होगा, वो है आपका कृषि से औद्योगिक अर्थव्यवस्था में बदलाव।
जो हमारी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है, उससे हम क्या कर रहे हैं? एग्रीकल्चर के आधार पर हम आधुनिकी तकनीक का प्रयोग करते हुए हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी अर्थव्यवस्था को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपको अच्छे से पता है कि ये जो प्रैक्टिस सेट हम आपको उपलब्ध कराते हैं, प्रतिदिन 4 बजे आपको मिल जाता है। आप इसका अच्छे से पढ़िएगा और इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और किसी भी क्वेरी के लिए, किसी भी अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए, तो उसके लिए आप नीचे नंबर फ्लैश हो रहा है, वहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। शिक्षा में ब्रेन ड्रेन शब्द का अर्थ है, क्या होगा इसका मीनिंग? बेहतर अवसरों के लिए अत्यधिक कुशल और शिक्षित व्यक्तियों और दूसरे देशों में प्रवास, पुराने पाठ्यक्रमों के कारण ज्ञान का नुकसान, छात्र नामांकन में गिरावट, शैक्षिक अनुसंधान के लिए धन की कमी। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इन 4 में से आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ब्रेन ड्रेन की बात, इसका मीनिंग क्या है? अगर आप समझ गए तो ऑप्शन बी आपके सही हो जाएँगे। इसका जो राइट आंसर है, वो है बेहतर अवसर के लिए अत्यधिक कुशल और शिक्षित व्यक्तियों का दूसरे देशों में प्रवास कर जाना। मीन्स आपने देखा होगा, जो आईआईटियंस होते हैं, अच्छे-अच्छे इंजीनियर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? या अच्छी बुद्धिमत्ता वाले लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? अच्छे पैकेज मिलने पर अपने देश से बाहर चले जाते हैं। तो निश्चित तौर पे वहाँ विकास कहाँ का होगा? उन्हीं देशों का होगा। क्योंकि वो क्या चाहते थे? एक अच्छा पैसा चाहते थे, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ स्ट्रगल करके स्टडी की है। तो निश्चित तौर पर उनको यहाँ पर भी वो चीज़ मिलनी चाहिए थी। लेकिन संसाधनों की कमी की वजह से या कुछ अन्य कारणों की वजह से, कुछ संस्थाएँ भी ऐसी होती हैं जो ह्यूमन जो ब्रेन है या जो नॉलेज है या व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी है या व्यक्ति की जो क्वालिटी है, उसको अच्छे से जज नहीं कर पाते हैं और अपनी कंपनियों में, अपने संस्थानों में उनको सेवा का अवसर नहीं देते हैं। ऐसे लोग भी हमारे देश में अच्छे लोग नहीं होते, अच्छे लोगों की श्रेणी में नहीं आते हैं। और वो क्या करते हैं, वो अच्छे पैकेज की वजह से, अच्छी सुविधाओं की वजह से वो दूसरे देशों में पलायन कर जाते हैं। ये ब्रेन ब्रेन ड्रेन है, क्योंकि ब्रेन ड्रेन का मतलब है कि हमने उसको पाला-पोसा बड़ा किया, हमारे यहाँ पर वो अच्छा रहा, सब कुछ उसने यहाँ से एजुकेशन ली। एजुकेशन यहाँ से ले रहा है, याद रखिएगा, एजुकेशन वो यहाँ से ले रहा है और कमा किसके लिए रहा है? अपने लिए तो सोर्सेज़ उसे मिल रहे हैं, जो पैकेज मिल रहे हैं, वो तो मिल ही रहा है, और अपने दिमाग का यूज़ अन्य देश के लिए कर रहा है। ये चीज़ ध्यान देने वाली बात होती है। ब्रेन ड्रेन का मतलब यही होता है। इसी तरीके से आज भी हम देख रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में भी ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि बच्चा अच्छे से पढ़ रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसको अच्छा प्लेसमेंट नहीं मिल पा रहा है। ये कई जगह से शिकायत मिल के आती हैं, कई विश्वविद्यालयों से शिकायतें निकल के आती हैं, कई संस्थानों से शिकायतें निकल के आती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें अपने हाथ में होती हैं, तो वहाँ पर आप अपना हाथ पैर चला सकते हो, कुछ चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती। सिस्टम जब तक नहीं सुधरेगा, जब तक आप नहीं सुधरेंगे, सीधी बात है। जैसे कि आपने देखा होगा, गायत्री विद्यापीठ का एक कथन है कि अगर हम सुधरेंगे, तब जग सुधरेगा, सीधी बात ये है। और अगर हम नहीं सुधरेंगे, तो ये जग कभी नहीं सुधर सकता। भ्रष्टाचार को हम तभी समाप्त कर सकते हैं, जब हम भ्रष्टाचार करना बंद करेंगे। इसलिए हमें ध्यान देना होगा कि ब्रेन ड्रेन की जो कारण है, वो ऐसे लोग भी हैं जो भ्रष्टाचार की वजह से अच्छे लोगों को प्लेसमेंट नहीं देते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, जिसे हम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 कहते हैं, किसके सिद्धांतों पर आधारित थी? रटना या याद करना, रचनावाद और बाल केंद्रित अधिगम, शिक्षक केंद्रित निर्देश, सख्त अनुशासन और दंड, रूट लर्निंग, मेमोराइजेशन, कंस्ट्रक्टिविज्म एंड चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग, टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट। ये आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एनसीएफ की यहाँ पर बात की जा रही है कि एनसीएफ जो है 2005 जो आया था, वो जो है क्या कहता है? किन उसमें जो बहुत सारे सिद्धांतों को फॉलो किया गया था, पर उसमें से एक सिद्धांत क्या था? ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका जो राइट आंसर होगा, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है इज़ द राइट आंसर, जिसमें बात की जा रही है कि बच्चे को क्या करना चाहिए? चाइल्ड सेंटर्ड होके हमें पढ़ाना चाहिए। बच्चे की जो आवश्यकता है, उस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हम उसे पढ़ाने का प्रयास करना चाहिए।
और उसे जो है एक खुला वातावरण देना चाहिए, जैसे कि वो उसके अंदर जो क्रिएटिविटी है वो बाहर निकल के आए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं हमारे जो कोर्सेज चल रहे हैं एप्लीकेशन पे, विद्याधन क्लासेस पर। सबसे पहला कोर्स प्रोफेशनल एबिलिटी को लेकर है, सफलता प्रैक्टिस सेट, हम जिसमें आपको उपलब्ध कराएंगे 20+ प्रैक्टिस सेट। और ये जो प्रैक्टिस सेट हैं वो आपके बेस्ड हैं सिलेबस पर, ठीक है। अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, आपको सिर्फ टेस्ट देना है, तो आप इस टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं, इस सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा संकल्प बैच है। अगर अभी भी समय है, आपने अभी तक अच्छे से स्टडी नहीं की है, 50 नंबर की अच्छे से तैयारी आप कर लेंगे, तो निश्चित तौर पे सिलेक्शन इस बार आपके हाथ में होगा। ये मैं कह रहा हूँ दावे के साथ, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने जो 50 नंबर का सिलेबस इसमें दिया है ना, बहुत मेहनत करके तैयार करके वो दिया गया है, जिसमें हम आपको पीडीएफ्स देंगे। पीडीएफ्स के साथ-साथ इन सब का वीडियोज़ आपको मिलने वाला है। तो इन सब के आपको वीडियोज़ मिल जाएँगे, प्लस आपको 20+ प्रैक्टिस सेट मिल जाएँगे। ये दोनों कोर्स जो आप जॉइन करना चाहते हैं, हमारे विद्याधन क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इन दोनों कोर्सेज़ से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, नंबर आप नीचे फ्लैश हो रहा है, उस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये मेन कोर्स हमारा है यूजीसी नेट पेपर 1 पेपर 2 एजुकेशन के लिए। जो भी बच्चे यूजीसी नेट एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको हम जो है लाइव क्लासेस के माध्यम से प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ्स, मॉक टेस्ट और डाउट क्लियरिंग सेशन समय-समय पे जो आवश्यक होते हैं, उनके लिए हम जो है उपलब्ध कराते हैं। इसके लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। ये इस समय वर्तमान समय में जो आपका एग्ज़ाम है, वो है 21 जून से लेके 30 जून के बीच में पहले से डिसाइडेड है। अब ये फाइनल नहीं है, लेकिन ये एक्सपेक्टेड है, जो पहले से एनटीए के द्वारा कहा गया है। इसके लिए तो मैं ये आपको बैच जॉइन करने की आवश्यकता नहीं है, आपने जो स्टडी की है उसको आप जॉइन करिए, लेकिन प्रैक्टिस सेट आप जॉइन कर सकते हैं यूजीसी नेट एजुकेशन के लिए। और वर्तमान समय में दिसंबर 2025 के लिए नया बैच मैं लॉन्च करूँगा, तब मैं आपको बता दूँगा उसके बारे में। चलिए, इन तीनों को जॉइन करने के लिए आप हमारे विद्याधन क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संदर्भ में एक बहुलतावादी समाज, जिसे हम प्लुरलिस्टिक सोसाइटी कहते हैं, की एक विशेषता निम्न में से कौन सी है? संस्कृति और भाषा की समरूपता, विविध जातीय, भाषाई, धार्मिक समूह की उपस्थिति, सामाजिक संघर्ष का अभाव, सामाजिक प्रथाओं में एकरूपता। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि जो प्लुरलिस्टिक सोसाइटी होती है, बहुलतावादी समाज होता है, इसकी विशेषता क्या है? जो बहुलतावादी समाज है या प्लुरलिस्टिक सोसाइटी है, उसकी जो मुख्य विशेषता होती है वो जिसमें विविध जाति के लोग रहते हैं, विविध भाषा के लोग रहते हैं, विविध धार्मिक समूह की उपस्थिति वहाँ देखने को मिलती है। आपने देखा होगा जो मेट्रो सिटीज़ हैं, वहाँ पर देश के कोने-कोने से लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, अपने घर बनाते हैं, अपनी बस्तियाँ बसाते हैं। और आप देखेंगे वहाँ पर एक कोई नॉर्मल सा कल्चर, एक घर में कुछ और होता है, दूसरे घर में उस दिन कुछ और होता है। किसी का कुछ और त्योहार होता है, किसी का कुछ और त्योहार होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये बहुलतावादी समाज बन जाता है वो। आपने गाँव में देखा होगा, छोटे-छोटे शहरों में देखा होगा, छोटे-छोटे कस्बों में देखा होगा कि वहाँ पर एक उनकी बस्तियाँ की बस्तियाँ होती हैं, हर एक समाज के लोगों की। तो उनका एक अपना समाज होगा, तो क्या होगा, उनके कार्यक्रमों में एकरूपता होगी। लेकिन जहाँ पर हर एक बस्ती में जो है पचासों अलग-अलग टाइप के लोग बैठे होंगे, रह रहे होंगे, तो वहाँ पर वो समाज बन जाएगा बहुलतावादी समाज। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। भारत में आजीवन सीखना भारत में आजीवन सीखना, लाइफ लॉन्ग लर्निंग जिसे कहते हैं, अवधारणा मुख्य रूप से किस कारण से महत्व प्राप्त कर रही है? बढ़ते खाली समय की वजह से, या तेजी से तकनीकी प्रगति और बदलते नौकरी के बाजार की वजह से, औपचारिक स्कूल शिक्षा में गिरावट, या पारंपरिक व्यवसायों पर जोर? ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में से आपको समझ के बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। लाइफ लॉन्ग लर्निंग की बात की जा रही है कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग का महत्व भारत में क्यों बढ़ता जा रहा है? किस वजह से बढ़ता जा रहा है? इसका मेन कारण है तेजी से तकनीक प्रगति और बदलते नौकरी बाजार की वजह से। क्योंकि आज मान के चलिए मैं आपको ये टेक्निकली
और सारी तकनीक उपकरणों का प्रयोग करके आपको शिक्षा दे रहा हूँ। आज से 20 साल पहले तक तो लोगों ने नहीं सोचा था, खासकर भारत में, कि ऐसे भी शिक्षा प्राप्त की जा सकती है ना? तो समय के बदलाव की वजह से हमें जीवन भर कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन का मुख्य उद्देश्य है सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना, मूलभूत विज्ञानों में अनुसंधान को बढ़ावा देना या युवाओं के बीच व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशलों पर विकास को बढ़ाना, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि जो राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा, वो है आपका युवाओं के बीच व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशलों का विकास करना। क्योंकि मैंने आपके इसी के बारे में डिटेल में कल एक क्वेश्चन भी आया था, उसमें डिस्कशन किया था कि नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जिसमें कौशलों के बारे में बच्चों को सिखाया जाता है, स्किल्ड पर्सनों से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन समाजीकरण के द्वितीयक कारक जैसे सेकेंडरी एजेंट के रूप में कार्य करता है? कौन सा कार्य करता है? विद्यालय है, परिवार है या साथी समूह है या बी और सी, जिसमें फैमिली और स्कूल दोनों आते हैं, क्या होते हैं द्वितीयक एजेंट के रूप में किसे जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विद्यालय, क्योंकि पहला जो उसका समाजीकरण का पहला जो कारक होता है वो होता है परिवार, जिसे हम कहते हैं फैमिली, और दूसरा होता है उसका स्कूल। याद रखिएगा, पहला आपका हो जाता है परिवार, दूसरा हो जाता है स्कूल। ठीक है, तो ये है स्कूल। इसमें दो क्वेश्चन बन गए, पहला परिवार, दूसरा उसका विद्यालय, स्कूल हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारत में शिक्षा का निजीकरण या शिक्षा के निजीकरण शब्द का अर्थ है प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन। भारत में क्या मीनिंग है इसका, ये पूछा जा रहा है। सरकारी स्कूलों के लिए सरकारी धन की में वृद्धि, शैक्षिक सेवाएं प्रदान करने में निजी संगठनों की बढ़ती भागीदारी, या शैक्षिक प्रसाधन का विकेंद्रीकरण, या व्यक्तिगत शिक्षा पर ध्यान। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको समझ के आंसर करना है। आप लोग कमेंट में आंसर जरूर करिएगा। उससे होगा क्या कि जो क्वेश्चन आप बार बार रिपीट करेंगे, बार बार आप जो है आंसर करेंगे, तो आपकी मेमोरी में वो रहेंगे, समय आने पर उसका आप प्रयोग कर पाएंगे। आपके क्वेश्चन, अगर वही क्वेश्चन जो सेम क्वेश्चन यहाँ है और एक एग्जाम में आ गया, तो आप उसको मेमोराइज कर पाएंगे कि हरिओम सर की क्लास में मैंने जो है ये पढ़ा था और आंसर तो अब ये गलत होने वाला नहीं है। ठीक है ना? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, शैक्षिक सेवाएं प्रदान करने में निजी संगठनों की भागीदारी। आपने देखा होगा कि वर्तमान समय में सरकारी विद्यालयों या सरकारी शिक्षण संस्थानों की संख्याएं बहुत कम है और प्राइवेटाइजेशन की वजह से स्कूल्स, कॉलेजेस और विश्वविद्यालय, जिसे हम यूनिवर्सिटीज़ कहते हैं, का की भरमार हो गई है। कहीं से भी आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन नियमानुसार सारे सर्टिफिकेट और मानक के अनुरूप संस्थानों में ही प्रवेश लेना चाहिए, बात ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। समाज में लैंगिक भूमिकाओं की अवधारणा किसे संदर्भित करती है? समाज में लैंगिक भूमिकाओं की अवधारणा किसे संदर्भित करती है? पुरुषों और महिलाओं के बीच जैविक अंतर को, मर्दानगी और स्त्रीत्व से जुड़े सामाजिक रूप से निर्मित अपेक्षाएं व्यवहार या व्यवसाय में व्यक्तिगत प्राथमिकताएं, पुरुषों और महिलाओं के कानूनी अधिकार। ये आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि जेंडर रोल की अवधारणा किससे संदर्भित है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने दिया हुआ है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मर्दानगी और स्त्रीत्व से जुड़े सामाजिक रूप से निर्मित अपेक्षाएं और व्यवहार को कम करना। जो महिलाओं और पुरुषों में जो भेदभाव किए जाते थे, जो अपेक्षाएं की जाती थी, जो ऐसा व्यवहार जो कि सामाजिक रूप से उचित नहीं है, उनको कम करना बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। डिजिटल इंडिया पहल पर किस माध्यम से महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है? डिजिटल इंडिया की बात हो रही है पारंपरिक कक्षा शिक्षण के लिए, या डिजिटल साक्षरता ऑनलाइन शिक्षण साधन के लिए, या स्कूल में मैनुअल रिकॉर्ड रखना,
स्कूल में मैनुअल रिकॉर्ड रखना या स्कूल में प्रौद्योगिकी को कम करना। डिजिटल इंडिया की बात यहाँ पर हो रही है। इसमें जो है इसका राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। डिजिटल इंडिया की यहाँ पर बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका तकनीकी रूप से डिजिटल लिटरेसी और ऑनलाइन लर्निंग के रिसोर्सेज को बढ़ाना। डिजिटल इंडिया की बात यहाँ पर हो रही है। आपने देखा होगा स्वयं हो गया, स्वयं प्रभा हो गया, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ से आप जो है फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं, डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, डिग्री कोर्स कर सकते हैं। मूक्स पे आप देखेंगे ढेरों जो है सर्टिफिकेट कोर्स हैं। उसके बारे में मैंने डिटेल में अपने चैनल पे बताया हुआ है और कोर्सेज में भी बताया हुआ है। तो आप इसको अच्छे से समझिए, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ग्रामीण भारत में स्कूल छोड़ने, स्कूल ड्रॉप आउट की दरों को योगदान करने वाला एक प्रमुख कारक कौन-सा है? मतलब पूछा जा रहा है कि बच्चा अगर स्कूल से भाग रहा है, छोड़ दे रहा है, क्यों छोड़ रहा है इसका मेन रीज़न क्या है? पढ़ाई में रुचि की कमी, सामाजिक आर्थिक कारक या बाल श्रम, भीड़-भाड़ की वाली कक्षाएँ, सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही या अनुशासनात्मक नियम। ये 4 ऑप्शन के सामने दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि स्कूल ड्रॉप आउट की समस्या क्यों होती है? ख़ासकर वहाँ पर जहाँ पर क्या हो रहा है? ग्रामीण अंचल की बात यहाँ पर हो रही है। ड्रॉप आउट वहाँ पर ज़्यादा हो रहा है, जहाँ पर जो है ग्रामीण अंचल हो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक आर्थिक कारण और बाल श्रम। बच्चों इसलिए स्कूल छोड़ देते हैं या इसलिए भाग जाते हैं स्कूल से कि उनके माता-पिता उनसे काम लेते हैं, आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी नहीं है, उनकी सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं है, पढ़ने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता, क्योंकि अगर वो बच्चे भी साथ में काम ना करें तो 2 वक़्त की रोटी की जुगाड़ नहीं हो सकती है। ये सारी बातें भी अपना रोल प्ले करती हैं। लेकिन वर्तमान समय में बच्चे को शिक्षित करना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि जो शिक्षा का अधिकार बच्चे को दिया गया है, फ्री एजुकेशन की जो बात कही गई है, उस पर ध्यान देना आवश्यक है कि वर्तमान समय में बच्चे ने इस देश में जन्म लिया है, जहाँ पर उसको फ्री एजुकेशन की बात लेकर पूरा देश उसके लिए तैयार है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, शिक्षा में सामाजिक पूँजी, सोशल कैपिटल, वही क्वेश्चन हमें लगता है रिपीट हुआ यहाँ पे। शब्द का व्यापक अर्थ क्या है? शैक्षिक संसाधनों और वित्तीय संसाधन, सभी सामाजिक नेटवर्क और सामूहिक मूल्य, इन नेटवर्क से एक दूसरे के लिए काम करने की प्रवृत्तियाँ, शिक्षकों की बौद्धिक संपदा, स्कूलों का भौतिक बुनियादी ढांचा। ऑप्शन नंबर 18 है, इसका नंबर जो है आपका सोशल कैपिटल की बात वही बुद्धि वगैरह जो इसमें आता है, इसमें इसको छोड़ देते हैं इसको क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में समावेशी शिक्षा भारत में समावेशी शिक्षा की अवधारणा किसकी वकालत करती है? इंक्लूसिव एजुकेशन की बात यहाँ पर हो रही है। इंक्लूसिव एजुकेशन में मुख्य रूप से क्या बात कही जाती है आपसे पूछा जा रहा है? विकलांग बच्चों को अलग स्कूलों में शिक्षित करना, विकलांग बच्चों सहित सभी बच्चों को मुख्य धारा के स्कूलों में एकीकृत करना या केवल प्रतिभाशाली छात्रों को शिक्षा प्रदान करना या सभी छात्रों के लिए ऑनलाइन की शिक्षा की व्यवस्था करना। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि समावेशी शिक्षा का भारत में किस रूप में इसको देखा जाता है, उसकी अवधारणा क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका विकलांग बच्चों सहित सभी बच्चों को मुख्य धारा में के माध्यम से स्कूलों में उनको एकीकृत करना। सभी प्रकार के बच्चे चाहे वो विकलांग हो या सामान्य हो, उनको या विशिष्ट हों, उन सबको एक ही छत के नीचे एकीकृत करके मुख्य धारा में लाना, उनको पढ़ाना, उनको उनके तरीके से पढ़ाना, उनकी आवश्यकता अनुरूप पढ़ाना। अगर उन्हें लगता है कि वो जो है ज़रूरी नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति को हम इंजीनियर बना सकें, ज़रूरी नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति को हम आईएएस बना सकें, ज़रूरी नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति को हम शिक्षक बना सकें, पर उसकी क्षमता के अनुरूप जो वो बन सकता है एक शिक्षक के तौर पे हमें बनाने का प्रयास करना चाहिए। हमें किसी भी तरीके का क्योंकि मैं एक शिक्षक होने के नाते मैं आपसे ये बात कह सकता हूँ कि हमें कभी भी किसी बच्चे के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए। वो किसी भी सामाजिक वर्ग का हो, किसी भी धर्म और लिंग जाति का हो, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि अगर आपने ऐसा करना शुरू कर दिया, तो आप अपने जीवन में एक अच्छे शिक्षक बन जाएँगे। शिक्षक तो सर्टिफ़िकेट पाके और नौकरी पाके बन ही जाएँगे आप, लेकिन एक अच्छे शिक्षक बनने के लिए पूरा जीवन निकल जाता है। मैंने बहुत से ऐसे लोग शिक्षकों को देखा है, जो शिक्षक तो हैं, पर एक अच्छे शिक्षक नहीं हैं। क्योंकि वो क्या करते हैं
जाति, लिंग, समाज, व्यवहार इन सब पर फ़ोकस करते हुए बच्चे के साथ भेदभाव करते हैं और वो करना उनके लिए खतरनाक साबित होता है। क्योंकि हो सकता है कि वो अपनी नज़र में अच्छे हों, पर ईश्वर देख रहा है, उसका परिणाम अवश्य मिलता है उनको। आपने देखा होगा कि एक धारणा बनी हुई थी समाज में कि जो सरकारी मास्टर होगा, प्राइमरी में खासकर या जूनियर में, उनके बच्चे नहीं पढ़ेंगे। क्यों? ऐसी धारणा क्यों बन गई थी? एक समय पहले तक इसलिए बन गई थी क्योंकि वो शिक्षक वास्तविक तौर पे विद्यालयों में जाके क्या करते थे, वो आप सबको पता है। एक धारणा समाज में ये भी बनी हुई थी कि वो जाके सिर्फ बैठ जाते हैं, बच्चे इधर-उधर घूमते रहते हैं। तो निश्चित तौर पे आगे चल के जब वो बच्चा बड़ा होगा, जब वो समझदार बनेगा, तो वो खुद जानेगा कि इस टीचर ने मुझे पढ़ाया तो है नहीं है। अगर आपने अपनी ईमानदारी से जो आपकी 4 से 6 घंटे की नौकरी हो रही है, 8 घंटे की नौकरी हो रही है, उसको ढंग से कर लिया, तो मान के चलिए आपको 2 वक़्त की जो रोटी आप खाएँगे ना शाम को घर पे पहुँच के और जो आप वहाँ ले जाके टिफ़िन आप अपना खाते हैं, लंच करते हैं, उसमें बड़ा सुकून मिलेगा। वो सुकून तभी मिलता है जब आप ईमानदारी से की गई मेहनत का खाते हो, याद रखिएगा। क्योंकि वैल्यूज़ को पढ़ लेना ही और वैल्यूज़ के रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना ही वैल्यूज़ नहीं है। उस वैल्यूज़ को जीना भी वैल्यूज़ है। क्यों हम उस वैल्यूज़ को कितने तरीके से उसकी वैल्यू कर रहे हैं। उसको अपने मूल्यों का हम किस किस तरीके से पालन कर रहे हैं। हमें हम जानते हैं कि सत्य का पालन करना चाहिए, हमें ईमानदारी से रहना चाहिए, पर ईमानदारी कितनी ईमानदारी से हम रहते हैं, कितना हम सत्य का पालन करते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक शिक्षक के तौर पे हमने अपने जीवन में कितना अच्छा किया है बच्चे के साथ, ये भी अब इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्या हमने उसको ज़्यादा परेशान तो नहीं किया? क्या हम उसको सामाजिक और आर्थिक रूप से ज़्यादा परेशान तो नहीं कर रहे हैं? क्या हम उसको जो है नीचा दिखाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? ऐसा करने से आप हो सकता है उस समय आपसे वो बच्चा कुछ नहीं कहेगा, लेकिन वास्तविक तौर पे आपकी अंतरात्मा भी एक दिन कराहेगी कि आप जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। याद रखिएगा, ठीक है? तो समावेशी शिक्षा का कंसेप्ट भी इसलिए लाया गया जिससे कि सभी प्रकार के बच्चे एक ही छत के नीचे पढ़ सकें, समझ सकें, अपनी अ, योग्यता के अनुरूप आगे बढ़ सकें। ठीक है? इस समावेशी शिक्षा के ऊपर मैं आपको बता दूँ मैंने कम से कम 3 से 4 बुक्स लिखी हुई हैं। किसी दिन मैं आपको दिखाऊँगा, यहाँ रखी हुई हैं। टोटल मैं 6 बुक्स बीएड और एमएड के लिए लिख चुका हूँ और अगर आप देखेंगे यूट्यूब चैनल के पोस्ट में जाके आप सेक्शन में देखेंगे तो वहाँ पर उनके इमेजेस भी डले हुए हैं। तो वो जो भी अगर आपको डिटेल में इनको पढ़ना तो आप पढ़ सकते हैं। अग्रवाल पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित हैं। किसी भी बुक स्टोर पे आपको जहाँ पर आपको बीएड का जो बुक्स और कोर्स वगैरह मिलता है, वहाँ से आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। एमएड के कोर्स मिलते हैं, वहाँ से आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है ये। भारत में शिक्षा पर शहरीकरण, अर्बनाइजेशन की यहाँ पर बात हो रही है। निम्नलिखित में से कौन-सा परिणाम है? शिक्षा के पारंपरिक रूप तक बढ़ी हुई पहुंच, निजी स्कूलों और कोचिंग सेंटरों का विकास, उच्च शिक्षा की मांग में गिरावट, व्यावसायिक प्रशिक्षण पर कमजोर। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और बात पूछी जा रही है कि शहरीकरण के बारे में क्या आप समझते हैं? इसका जो राइट आंसर होगा, वो होगा कि निजी स्कूलों और कोचिंग सेंटरों का विकास। भारत में शिक्षा पर शहरीकरण का निम्नलिखित में से कौन-सा परिणाम है? आपने देखा होगा निजी स्कूलों की बात शहरीकरण की वजह से बढ़ी है। अगर ऐसा नहीं होता, तो कहीं न कहीं समस्या बढ़ सकती थी। ठीक है? और कोचिंग सेंटर्स भी वहाँ पर पहुँच गए हैं। अब जैसे कि जब ऑनलाइन टीचिंग आया और अगर तकनीकी रूप से वो टीचर सक्षम है और वहाँ पे इंटरनेट के साधन हैं, तो भारत के किसी भी कोने में बैठ के वो पढ़ा सकता है। जैसे कि मैं और आपके बीच की दूरी 2000 किलोमीटर भी हो सकती है और 5000 किलोमीटर भी हो सकती है। अगर मैं आपको बता दूँ कि मेरी इस प्लेटफ़ॉर्म से बहुत दूर-दूर से और यहाँ तक कि विदेशों के भी बच्चे पढ़ते हैं। नेपाल हो गए, बांग्लादेश हो गया और आस-पास के जितने भी देश हैं, उन सब के बच्चे हमसे पढ़ते हैं। क्योंकि वो सारा एनालिटिक्स में आ जाता है कि कहाँ से वीडियोज़ देखे जा रहे हैं, ठीक है ना? तो मैं बता दूँ कि ऑनलाइन टीचिंग ने शिक्षक को एक बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म दे दिया है कि अपनी स्किल्स को और भी ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकता है वो, ठीक है ना? तो ये चीज़ें हमें तकनीक के माध्यम से एक शिक्षक बहुत आगे बढ़ सकता है। तो यहाँ पर हमारा ये सेट कंप्लीट होता है। मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, तो अपने साथियों के साथ शेयर करिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। हमसे अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं, साथ में तैयारी करना चाहते हैं, तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें।
जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। किसी भी क्वेरी के लिए जो नंबर फ्लैश हो रहा है, उस पे जाके आप जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।